हिमांशु कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई वैसे आप दोबारा सर्च करिएगा, मेरे ख्याल से अवेलेबल होना चाहिए, बट इन केस अगर एक्सेप्शनली ऐसा है भी तो डोंट वरी, लाइक इन फ्यूचर आई विल बी टेकिंग टीओसी अगेन वेरी सून, है ना। तो उस समय आप उस पॉइंट को कवर कर लीजिएगा। गेट से पहले मैं दोबारा टीओसी एक बार पढ़ा रहा हूँ, है ना, उसको एक बार कवर करिएगा। अदरवाइज यू कैन सबमिट योर फीडबैक और कंप्लेन। तो जो भी सेशन अगर कोई ऐसा है जो प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है ना, तो उसको आप मेंशन किया करिए टीम को, है ना। आई थिंक यू हैव ऑप्शन ऑफ चैट बॉक्स। जी जी, तो उसके थ्रू एक बार टीम से कम्युनिकेट करिए, जो एकेडमी की टीम है, तो दे विल सी कि जो आप बोल रहे हैं जो भी पार्ट एक्सेसिबल है वो एक्सेस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम क्या इशू आ रहे हैं। यस, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स की, और कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर कल हमने बात की थी होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स की। तो एक बार आपको बताएंगे जो भी बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस थे, वेदर वो ट्रांसलेशन है, स्केलिंग है, रोटेशन है, वो सब तो हम इंडिपेंडेंटली भी कर पा रहे थे। तो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स की क्या जरूरत थी और क्या एडवांटेज से अपने को मिला, जो कल पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, याद है किसी को? होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स वाले सिस्टम पे हमने क्यों स्विच किया था, जहां पे 2x2 मैट्रिक्स को हम काइंड ऑफ कन्वर्ट कर रहे थे 3x3 मैट्रिक्स में, और फिर काइंड ऑफ बहुत सारे ऑपरेशंस का जो रिजल्ट है वो एक साथ अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे। यस, वेरी गुड। तो ये बात बिल्कुल सही बोल रही है, यानी कि एक साथ कन्वर्ट करने के लिए तो अगर एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस अपने को परफॉर्म करने हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। बात बिल्कुल सही है। क्या होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में वो एक साथ किया जा सकता है? जी हाँ। तो एक एक ऑपरेशंस इंडिविजुअली सेपरेटली अपने को करने की जरूरत नहीं है। तो यूजिंग मैट्रिसेस हम उन सबका जो भी इफेक्ट होगा पहले उसको एक साथ कैलकुलेट करते हैं, एंड देन जो भी अपडेटेड ट्रांसफॉर्मेशंस थे वो हम कैलकुलेट कर पा रहे थे। ये पॉइंट्स फॉलो कर पा रहे हैं? तो अगेन एक बार जल्दी से अगर मेरे को याद दिलाओगे, जैसे जो भी हमारा कोऑर्डिनेट था, मान लीजिए लेट मी से कोऑर्डिनेट हमारा ओरिजिनली xy, तो मैट्रिक्स फॉर्म में मुझे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन जनरल? तो वी आर रिप्रेजेंटिंग यूजिंग लाइक 2x1 मैट्रिक्स x एंड y, और होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में उस आइडिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे x y एंड w। एक बार मेरे को याद दिलाएं, क्या पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं, है ना। सिमिलरली जो भी हमारे बेसिक ऑपरेशंस थे, जो अलग अलग ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे थे, वो भी सब हमने देखे थे। तो एक बार अगर जल्दी से मेरे को याद दिलाओगे, तो यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट ट्रांसलेशन स्पेशली। तो ट्रांसलेशन जो एडिशनल वाला आइडिया था, उसको भी हम प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं यूजिंग द आइडिया ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे हमने समझा था, इट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जितना भी ट्रांसलेट आपको करना है tx एंड ty आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद इक्वेशन वही आती है जो पहले में आनी चाहिए थी, यानी कि x डैश क्या होगा, इट इज x प्लस tx, एंड y डैश क्या होगा, दैट इज y प्लस ty। याद है क्या पॉइंट आपको? ओके, नाउ इफ यू रिमेंबर, कल हमने डेरिवेशन की भी बात की थी। यस, और जो रोटेशनल वाला आइडिया है, इसके लिए भी अगेन रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट की थी, cos थीटा ना sin थीटा माइनस sin थीटा, और इसको भी ऑपरेट करके जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी आ रही थी, दैट इज y cos थीटा प्लस y sin थीटा एंड x cos सॉरी यस x cos थीटा माइनस y sin थीटा एंड x sin थीटा प्लस y cos थीटा, ये भी हम फॉर्म कर पा रहे थे। और लास्ट जो था हमारा स्केलिंग का, ये भी हमने समझा था sx xy, जिसको आप स्केल करने के लिए यूज कर सकते हैं, एंड देन जो भी हमारा कोऑर्डिनेट है, अब उसको अकॉर्डिंग अगर आप सबको मिला के ऑपरेट करना चाहें तो आप रिजल्ट ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। तो जो कंक्लूजन हमने बात की थी कंपोजिट ट्रांजैक्शंस की और कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन की। तो अगेन अगर हमको मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, कि पहला ट्रांसफॉर्मेशन मान लीजिए यहाँ पर बताया गया क्या, इफ यूनिट 3 ट्रांसफॉर्मेशन t1 t2 एंड t3, तो पहले अगर आप p के ऊपर p अप्लाई करेंगे t1 तो आपको p डैश मिलेगा, फिर p डैश के ऊपर आप t2 अप्लाई करेंगे तो p डबल डैश एंड देन p ट्रिपल डैश। सो इंस्टेड ऑफ दिस आइडिया व्हाट यू कैन डू, आप इन तीनों को पहले एक साथ कैलकुलेट कर ले, मल्टीप्लाई कर ले मैट्रिसेस को, और जो भी रिजल्ट है उसको फाइनली अप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से बेटर ऑप्टिमल मेथड आपके सामने आ जाएगा। कई बार फॉलो कर पा रहे हैं? अच्छा, कुछ एक इंपॉर्टेंट आइडिया मेरे को भी आपको आज एक और बताना है, जो प्रॉपर्टी के बेस पे कर सकता हूं या डायरेक्ट आपसे पूछ सकता हूं। अगर हम सेम नेचर अप्लाई करें, जैसे यहाँ पर आप दिखेगा, अगर बैक टू बैक दो ट्रांसलेशन आपको अप्लाई करने हैं, यहाँ पे दिखेगा पहला ट्रांसलेशन यहाँ देखिए tx1 और ty1, देन दूसरा ट्रांसलेशन tx2 and ty2, तो क्या यहाँ पर आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एडिशन, है ना। तो ये बहुत सिंपल आइडिया है। तो मान लीजिए अगर किसी पॉइंट को आपने 1 1 स्केल पे ट्रांसलेट किया है फ्रॉम द ओरिजिन, और फिर दोबारा आप इतना ही और मूव करना चाहते हैं, तो 1 and 1 एंड देन 1 + 1, तो डायरेक्टली आप 2 पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो ट्रांसलेशन है, क्या ये एडिशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि अगर आपको मल्टीपल ट्रांसलेशन करने हैं, सेम नेचर के मल्टीपल ट्रांसलेशन करने हैं, तो आप इन सबका एडिशन कैलकुलेट कर सकते हो। ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। सिमिलरली अगर स्केलिंग करना हो मल्टीपल, तो यहाँ पे देखिए दो स्केलिंग है, sx1 xy1 sx2 xy2, और यहाँ पर अब अगेन देखिए, आपको दोबारा समझना पड़ेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस है उनका रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या ये फॉलो कर पा रहे हैं? यस। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसमें आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या? तो हुआ ये है कि हमारा जो रिजल्ट आया है वो दोनों ट्रांसलेशन का एडिशन आया है, ये बोल रहा हूँ मैं। सिमिलरली y के लिए भी जो रिजल्ट है वो दोनों का एडिशन है। तो यहाँ पर एक सिंपल आइडिया है कि अगर आपको मल्टीपल ट्रांसलेशन करने हैं तो इंस्टेड आप मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, यू कैन रिप्रेजेंट देम विद अ सिंपल मैट्रिक्स, जहां पर आप देखेंगे कि जितने भी मल्टीपल ट्रांसलेशन है उनको एडिशन करके डायरेक्ट कंक्लूजन तक पहुंचा जा सकता है। फॉलो कर पा रहे हैं अभी? सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे अगर कंपोजिट स्केलिंग आपको करनी है, एक स्केलिंग ये है 1, एक स्केलिंग है 2, तो क्या यहाँ पर भी रिजल्ट को डायरेक्ट लिखा जा सकता है? तो यहाँ देखेंगे आप x वालों को हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर y वालों को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इन जनरल देखिए ये बात भी होल्ड करती है। इन जनरल वैसे आप जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है क्या वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन है? कल हम बात कर रहे थे। इफ यू से a मल्टीप्लाई बाय b एंड b मल्टीप्लाई बाय a, तो ये हमेशा सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट सिर्फ अगर सेम नेचर हो, यानी कि ट्रांसलेशन या स्केलिंग, इस केस में आप किसको पहले किसको बाद में लिखेंगे, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिकॉज सेम नेचर का ऑपरेशन है ना। आप जानते हैं मैथमेटिकली सोचेंगे तो मैथ्स में क्या a प्लस b प्लस a सेम होता है, या नंबर की अगर मैं बात करूं a मल्टीप्लाई बाय b एंड b मल्टीप्लाई बाय a सेम होता है? जी हाँ, है ना। अब चाहे आप ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करें नीचे वाले की तरह करें, दोनों केस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहां तक फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके, क्या सेम आइडिया हम अप्लाई कर सकते हैं रोटेशन पे भी? सर अगर रोटेशन के बाद स्केलिंग के बाद ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, अगर एक सेकंड में पढ़ लेता हूं क्या बोल रहा है, अगर रोटेशन के बाद स्केलिंग के बाद ट्रांसलेशन करना है तो पहले ट्रांसलेशन के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन रोटेशन
नहीं, जिस ऑर्डर में करना है, देखिए कल मैंने बात की थी मेघा, जिस ऑर्डर में करना है उसी ऑर्डर में करेंगे। अगर आपको पहले रोटेशन करना है तो पहले रोटेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, देन स्केलिंग से, देन ट्रांसफॉर्मेशन से। अगर आप कंपोजिट निकालना चाहते हैं एक बार में तो भी आप ऑर्डर प्रिजर्व रखेंगे। सबसे पहले आप आर मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद आप एस मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद में आप टी मैट्रिक्स लिखेंगे। एक बार बताएं फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूं यहां पर इस केस में ऑर्डर कब इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आपको दो कंसेक्यूटिव, मान लीजिए यहां पर आपने एग्जांपल लिया, मान लीजिए मेरे को दो कंसेक्यूटिव ट्रांसलेशन करने हैं। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ग्राफिक्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये भी करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो एक अलग प्रॉब्लम हो गई। अब मैं तो आपसे ग्राफिक्स का जो आइडिया उसकी बात कर रहा हूं। मैट्रिक्स जैसे यूजुअली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। यस। अब मैं यहां पर आपसे क्या पूछ रहा हूं, व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रांसलेशन एंड व्हेन यू टॉक अबाउट स्केलिंग, मैं आपको मैट्रिक्स पे बहुत काम करना है, मैं ये बोल सकता हूं। अगेन चलिए मैं ये बात आपकी क्लियर कर देता हूं। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं होता। मुझे पता नहीं आप कल की क्लास में थे या नहीं थे। तो अब आप पहले आर और एस को करें या पहले एस या टी को करें, क्या उससे रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन नेचर। तो अगर तीन मैट्रिसेस हैं आर एस टी एंड अगेन आर एस टी, तो आप किन दो को पहले मल्टीप्लाई करें, इससे रिजल्ट पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा। इवन एक अच्छा खासा टॉपिक पढ़ते हैं एल्गोरिथम में, मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन, वहां पर पढ़ाई से दिया जाता है कि अगर एक चेन ऑफ मैट्रिक्स है देन इट डजंट मैटर आप किसको पहले किसको मल्टीप्लाई करें, बट व्हाट मैटर्स इज ऑर्डर मैटर्स। तो अगर पहले आर है उसके बाद एस है, तो देखिए वो मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, पहले आर ही रहेगा उसके बाद एस ही रहेगा। लेकिन हां, आप अल्टीमेटली किसको पहले मल्टीप्लाई करते हो उससे रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, खैर यहां पर जो मैं आपसे बता रहा था सेम नेचर की अगर बात, तो अगर दो बार आपको ट्रांसलेशन करना है तो आप कर सकते हैं, दो बार स्केलिंग करना है तो आप कर सकते हैं। इवन रोटेशन भी अगर मल्टीपल अप्लाई करना है तो क्या वहां पर एंगल को ऐड किया जा सकता है? जी हां। तो मान लीजिए अगर पहली बार आपको 45 डिग्री का रोटेशन करना है, दूसरी बार अगेन 45 डिग्री रोटेशन करना है, तो 45 + 45 यू कैन डायरेक्टली गो फॉर रोटेशन एट 90 डिग्री। ये बताइए आइडिया समझ पा रहे हैं क्या? यस। अच्छा, अब अगेन एक पॉइंट जिस पे जो कल अभी हमने नहीं परफॉर्म किया और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी अपने पास सॉल्व करने हैं, वो क्या हो सकता है, ये चलिए पहले काम करते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करूंगा। तो ये क्वेश्चन है, देखिए जहां पर बोला गया कंसीडर अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग अ 2D प्लेन। ये आप लोगों ने ट्राई किया था, मैंने होमवर्क के लिए दिया था। अच्छा, नहीं किया इसका मतलब, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। Consider a matrix representing a 2D plane geometric transformation in a homogeneous coordinate system. Which of the following statement true about the matrix? अब यहाँ पर एक resultant matrix आपको पहले दे दी गई है, कह रहा है the matrix represent a scaling factor 2,1 followed by translation vector 1,1। तो चलिए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए सही है कि नहीं, बिकॉज़ यहाँ पर हिट एंड ट्राई ही आपको चेक करना पड़ेगा। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले बोल रहा है स्केलिंग बाय वेक्टर 2,1। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपसे बात की है, यहाँ पर लिख के दोबारा आपसे पूछूंगा, स्केलिंग आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में? sx, sy एंड बाकी के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 एंड डायगोनल में 1। क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं? पहले मैट्रिक्स याद कर लेते हैं, उसके बाद अगेन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम ये ट्रांसलेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी एक मिनट पहले बात की। तो आइडेंटिटी में हम रख सकते हैं 1 0 0 0 0 एंड दैट इज tx एंड ty। अब अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो बोल रहा है स्केलिंग 2,1, तो क्या आपको समझ आ रहा है sx की वैल्यू हो गई 2 और sy की वैल्यू हो गई 1। सिमिलरली यहां पर क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन बाय वेक्टर 1,1, तो tx और ty दोनों ही 1 1 है। क्या एक पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, इसने बोला है पहले स्केलिंग करना है उसके बाद ट्रांसलेशन करना है, तो क्या स्केलिंग वाला मैट्रिक्स पहले आएगा देन मल्टीप्लाई बाय ट्रांसलेशन? फॉलो कर पा रहे हो? अगर मैं ऑर्डर उल्टा करूंगा तो रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ऑर्डर इज आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। चलिए मैं वैल्यू एक बार रख के देखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 0 0 देन 0 1 0 एंड देन 0 0 1। ये वैल्यूज मैंने यहां पे पुट कर दी, मल्टीप्लाई अगेन 1 1 1 डायगोनल में 0 0 0 0 और यहां पर आ जाएगा 1 1। अब जब बताइए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर आप देखेंगे कॉलम बाय रो चलते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 1 पे 2 आएगा, बाकी सब आ जाएगा 0। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आई थिंक 0 रहेगा एंड फर्स्ट रो लास्ट कॉलम आई थिंक 2 आएगा। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, नाउ यहां पर 1 ही रहेगा, यहां पर भी 1 रहेगा। नाउ दिस इनटू दिस अगेन 0, दिस इनटू दिस अगेन 0 एंड दिस इनटू दिस 1। आप मुझे बताएं आंसर मैच हो रहा है क्या? यस। हालांकि देखिएगा क्वेश्चन लिखने का कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं था, बिकॉज़ काइंड ऑफ आपको हिट एंड ट्राई करके चेक करना पड़ा, बट आर यू गेटिंग द करेक्ट आंसर? इज ए, तो अगर हम पहले स्केलिंग करें बाय 2,1 और उसके बाद हम ट्रांसलेशन करें बाय 1,1, तो बिल्कुल हमारा आंसर यहां पर मैच हो रहा है। एक बार मुझे बताएं जल्दी से, आइडिया क्लियर है क्या सभी को? इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, और यहां पर शायद एक आइडिया अपने को डिस्कस करना है। मजेदार क्वेश्चन ये है, कह रहा है कंसीडर अ ट्रायंगल A00 B11 C52 and a triangle has to be rotated of 45 degree about a point P -1 -1. What shall be the new coordinates or coordinates of a new triangle? Again एक पॉइंट समझना है, बोल रहा है रोटेशन करना है, बट अगेन रोटेशन तो अपने को करना आता है, इक्वेशन भी हमने सीखी है, लेकिन हमने जो रोटेशन करना सीखा है क्या वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करना सीखा है? यस। लेकिन ये क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से समझोगे, ये बोल रहा है रोटेशन जो है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं करना, वो आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट 1, -1 के रिस्पेक्ट में करना है। ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं? तो अब इस केस में हम कैसे कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। मान लीजिए ये एक पॉइंट है जिसको अपने को रोटेट करना है, और बजाय 0 0 के रिस्पेक्ट में आपको इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट करने के लिए बोल दिया है। तो आप समझेंगे पहले तो ये समझना है कि रोटेशन के बाद रिजल्ट कुछ और आएगा, बट करें कैसे? तो हम एक काम कर सकते हैं, टू मेक द आइडिया सिंपल, क्या हम इस पॉइंट को पहले ओरिजिन पे ट्रांसलेट कर सकते हैं? बिकॉज़ अगर इसके लिए अब नया डेरिवेशन निकालने जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों एक काम करें कि इस पॉइंट को पहले ओरिजिन पे ट्रांसलेट कर लें। यस, और ओरिजिन पे ट्रांसलेट करने के बाद अब देखिए एडवांटेज क्या होगा कि हम फाइनली रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, और बाद में बैक ट्रांसलेशन कर लेंगे, तो शायद रोटेशन भी परफॉर्म हो जाएगा नए पॉइंट के रिस्पेक्ट में, दोबारा पूरी एनालिसिस पूरे डेरिवेशन भी हमको नहीं करने पड़ेंगे। क्या ये पॉइंट आप सोच पा रहे हैं क्या? है ना, क्योंकि एक पॉइंट सोचिएगा, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेशन होता है क्या वो पॉइंट कभी चेंज होता है? देखिए क्या पूछ रहा हूं, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेशन होता है क्या वो पॉइंट कभी चेंज होता है? जी नहीं, वो पॉइंट हमेशा रहता है। अगेन पहले एक एग्जांपल से बात आपको समझाता हूं कि कैसे मैथमेटिक्स काम कर सकती है, और फिर शायद बेटर रिलेट कर पाए। लुक एट दिस आइडिया, मैं सिर्फ लॉजिक डिस्कस करूं, बात ऑटोमेटिकली हमें खुद ही समझ आ जाएगी। जरा यहां पर चेक करिए, ये एक ट्रायंगल है ना, और इस ट्रायंगल को हमको रोटेट करना है बाय अ एंगल थीटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रोटेशन जो है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करना है या P1 के रिस्पेक्ट में? कह रहा P1 के रिस्पेक्ट में रोटेट करो, है ना। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, देखिए ध्यान से समझिए इन्होंने क्या किया है। क्या पहले इन्होंने P1 को ओरिजिन पे ट्रांसलेट किया? चेक दिस वन आउट। जी हां, और मैं कल आप रिलेट कर पा रहे हैं कि P1 जब ओरिजिन पे आएगा तो ट्रायंगल की शेप या ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं है, एक्जैक्टली वैसा ही जैसे पहले था।
पर उसके बाद अब इन्होंने क्या किया, फाइनली थीटा डिग्री पे रोटेशन किया। तो आप देख रहे हैं ट्रायंगल थोड़ा सा बेंड हो गया, ये थीटा डिग्री से, और ये जो एसटी ये परफेक्टली परपेंडिकुलर हो गई। तो आपने रोटेशन भी परफॉर्म कर लिया, और आखिरी काम जो करना था, अब क्या आप बैक ट्रांसलेट कर सकते हैं? यस और नो? यस। तो नाउ इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। मुझे बताइएगा क्या क्या है। पहले आप ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद रोटेट करेंगे, उसके बाद दोबारा ट्रांसलेट करेंगे। तो आप मुझे बताएं किसी भी स्पेसिफिक पावर पॉइंट या पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो ट्रांसलेशन का रोटेशन का आइडिया क्या फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बिकॉज इंप्लीमेंटेशन तो तभी समझ आएगा पहले आइडिया क्लियर हो। क्या सर आइडिया आ गया, भी देखते हैं इंप्लीमेंट कैसे करना है। ओके, तो अगर आइडिया क्लियर आ रहा है तो मैं आगे की बात बोल देता हूं, जल्दी से बताइएगा। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है P1, इसके कोऑर्डिनेट है लेट मी से Px एंड Py। तब आप मुझे बताएं अगर Px और Py को वापस ओरिजिन पे लाना है तो जो ट्रांसलेशन वैल्यूज होंगी Tx और Ty वो क्या मैं लिखूं? वो Px Py लिखूं या माइनस Px माइनस Py लिखूं? सोच के बताओ कि मेरे को तो उल्टा लाना ओरिजिन के ऊपर, माइनस लिखना पड़ेगा। तो अब जो मैं आपसे बोल रहा था Tr और T, ये जो पहला T मैट्रिक्स ऐसा चलेगा क्या? ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आपको पहले से पता है, तो 1 1 1 डायगोनल पे 0 और यहां पर माइनस Px और Py में लिख सकता हूं। उसके बाद रोटेशन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैट्रिक्स आप पहले से जानते हो। तो cos थीटा माइनस sin थीटा 0 एंड देन अगेन sin cos 0, सिमिलरली आप वही मैट्रिक्स लिख रहे हो। और बाद में फाइनली दोबारा क्योंकि ट्रांसलेट आपको करना है, इस बार जो Px Py है वो पॉजिटिव लेना होगा कि नेगेटिव, है ना? तो इस बार Px Py आपको दोबारा क्या लेना होगा? पॉजिटिव लेना होगा। इतना काम आपको करना है। उसके बाद मेरे ख्याल से अगेन आइडिया से मैं जो जो वैल्यूज वो बोले पुट कर और सॉल्व कर लो। तो फॉर एग्जांपल मैं दोबारा इस क्वेश्चन पे चलता हूं, नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो तो खैर हमें सबसे बाद में पता लगेगा। अकॉर्डिंग टू दिस जैसा ये बोल रहा है, मैं एक बार चेक करता हूं और फिर मुझे बताइएगा। तो ओके, यहां पर मैं एक बार फॉर्मेट लिख लेता हूं। तो हमें पहले क्या करना है, 1 0 0 0 1 0 और अगेन माइनस Tx माइनस Py जो पाइवट पॉइंट हमारा है जिसको वापस लेके आना है। तो इसके अंदर वैल्यू रख लेता हूं। तो आप मुझे बताएंगे हमारा जो पॉइंट है जिसके अबाउट हमको ट्रांसलेट करना है वो क्या है? तो मेरे ख्याल से हमारे Px की वैल्यू है -1 और Py की वैल्यू भी है -1। फॉलो कर पा रहे हैं, है ना? तो माइनस माइनस मेरे ख्याल से प्लस हो जाएगा। तो यहां पर वैल्यू क्या लिखूं, माइनस माइनस या प्लस? तो मेरे ख्याल से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपको पहली मैट्रिक्स मिल गई, है ना? अब अगली मैट्रिक्स अगेन सोचिए, यू नो वी हैव cos थीटा एंड देन माइनस sin थीटा एंड देन 0 0 1 एंड देन अगेन यहां पर आपके पास क्या है, sin थीटा एंड देन cos थीटा एंड देन 0 0 1। अब आप मुझे बताएंगे रोटेट कितने एंगल पे करना है? रोटेट करना बाय एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो नाउ दिस विल बिकम cos 45 माइनस sin 45 0 0 0 0 1 और यहां पर फिर दोबारा आपको मिलेगा sin 45 एंड cos 45। और लास्ट में आपको बैक ट्रांसलेट करना होता है, तो वो मैं लिख लेता हूं इस बार जो जेन्युइन पाइवट पॉइंट है वही आप लिखेंगे। तो 0 0 0 और यहां पर क्या लिख लेंगे, -1 -1। क्या यहां तक का पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। अच्छा, अब आप मेरे को बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45? cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ओके, तो मैं दोबारा लिख लेता हूं 1/√2 इज cos 45 और sin 45। क्या 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है? तो आई थिंक ये भी आपको 1/√2 ही मिलेगा और ये हो जाएगा माइनस बाकी 0 0 1 0 0 और ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स जब आपको मल्टीप्लाई करना है जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसको ऑब्टेन करने के लिए। तो एग्जीक्यूट तो खैर हम कर लेंगे। अब मैं दोबारा एक बार पूछ लेता हूं, यहां तक जो लिखा क्या उसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को भी? सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं? ओके, अब मेरा आपको समझ रहा है आपने क्या गड़बड़ किया उसके अंदर? तो उसमें माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो पहले वाले में प्लस आएगा, दूसरे वाले में माइनस आएगा। ठीक है, तो जब इसको हम ऑपरेट करेंगे तो आप मेरे को बताओ मैं ऑपरेट करूं या मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता दूं? ये मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं क्या मैट्रिक्स का? सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, तो इसको जब आप ऑपरेट करेंगे तो मैं रिजल्ट लिख देता हूं डायरेक्ट। रिजल्ट जो है वो कुछ आएगा, लेट मी राइट इट डाउन, √2/2 माइनस √2/2 एंड देन -1 एंड देन √2/2 एंड देन अगेन √2/2 एंड देन √2/-1 एंड 0 0 1। ये आपका फाइनल मैट्रिक्स आएगा जो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड किए हुए है। आखिरी काम आपको क्या करना है, जो आपके वेक्टर्स हैं, जो आपके एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स हैं उससे आपको ऑपरेट करना सो दैट रिजल्ट तक आप पहुंच सके। तो अब अगेन जैसा हम करते हैं, तो हमारा पहला जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 0 0, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 1 1 और लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है 5 2 और w में तो आप जानते हो हमेशा 1 रख सकते हैं। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको कुछ मिलेगा ऐसा जो मैच करेगा ऑप्शन ए से। तो अगेन -1 एंड देन √2 -1 और सिमिलरली जो बी और सी के कोऑर्डिनेट है बाकी लास्ट में 1 1 1 आएगा उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ऑल्दो जो ये क्वेश्चन पूछा है टेक्निकली तो ये सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन में आपको अच्छा खासा समय लगने वाला है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? है ना? बट खैर वो टाइम जो है वो बात की बात है, प्रैक्टिस की बात है। पहला पॉइंट तो ये कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे क्वेश्चन क्लियर हो कि कैसे सॉल्व करना है, पूछा क्या गया है वो समझ आ रहा हो और फिर हमें अप्लाई कैसे करना है वो समझ आ रहा हो। तो किसी पॉइंट के बाद रोटेशन करना है तो मुझे बताएं ये काम कर सकते हैं? ओके ओके, तो पीपीटी के अंदर इसका सॉल्यूशन भी है पूरा क्वेश्चन का, मैंने लिखा हुआ पूरा पॉइंट, फिर कैसे आप स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज फिल करेंगे, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी एंड देन दोनों को अप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द फाइनल कोऑर्डिनेट्स। यस। अच्छा, रिलेटिवली शायद थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन होगा, जरा ये चेक करिए। एक और क्वेश्चन है, इट इज अगेन बैक टू बैक क्वेश्चन पूछेगा इन टॉपिक से, तो क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। सिंपल एक ही पॉइंट की बात है, 3 पॉइंट भी नहीं है। और आपसे पूछा है कि पॉइंट 2,5 को अगर रोटेट करें अबाउट पॉइंट 1,2 बाय 60 डिग्री एंगल तो व्हाट इज द न्यू ट्रांसफॉर्म पॉइंट? ये मैं चाहता हूं आप खुद सॉल्व करो। आई विल वेट फॉर 2 3 4 मिनट्स जितना भी आपको लगे, एक बार टाइम लो, मुझे बताओ कि रिजल्ट क्या होगा। वेरी गुड। ट्राई कर रहे हैं ना आप लोग? यस यस, करोगे, गुड, ट्राई करो।
ओके, तो सब कह रही है -1,4 होगा। ओके, बाकी लोग अप्रोच फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके, तो एक बार अगेन जो आइडिया हमने लास्ट क्वेश्चन में समझा, मैं दोबारा पहले मैट्रिक्स लिखता हूँ, उसके बाद जो वैल्यूज चाहिए वो अकॉर्डिंगली हम फिल करते रहेंगे, और इस बार तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन एक पॉइंट के बारे में हमको रोटेट करना है, तो 3 स्टेप प्रोसेस हम जानते हैं। पहले ट्रांसलेट करते हैं, फिर रोटेट करते हैं, बैक ट्रांसलेट करते हैं। अगेन 1 1 0 और 1 1 1 0 0 0, तो पहले ट्रांसलेट करते हैं -px -py, उसके बाद रोटेट करते हैं, तो अगेन cos थीटा sin थीटा 0 0 1 एंड 0 0, दैट इज sin थीटा cos थीटा, और फिर दोबारा 1 1 1 0 0 0 0 px और py पे दोबारा करेंगे। अब इस बार जो हमारा पाइवट पॉइंट है वो है 1,2, तो px की वैल्यू हो गई 1 और py की वैल्यू हो गई 2, और जो थीटा है उसकी वैल्यू हमारी हो गई क्या 60 डिग्री, जिसमें हमें रोटेट करना है। तो अगर ये वैल्यूज मैं तीनों मैट्रिसेस में फिल करता हूं तो इस बार मेरे को क्या मिलेगा, तो -1 -2 इधर मिलेगा, इधर वैल्यू देखता हूं तो दैट विल बी cos 60 sin 60 0 0 0 0 1, एंड नाउ दैट इज sin 60 एंड cos 60। रिजल्ट देखते हैं इधर, तो आपको मिलेगा 1 1 1 0 0 0 0 एंड दैट इज 1 and 2, है ना। cos 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, अगर आप चेक करेंगे टेबल, तो cos 60 आई थिंक इट विल कम समथिंग अराउंड 1/2। वेरी गुड, तो cos 60 इज 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंड sin 60 आई थिंक होता है √3/2। एक बार चेक करिएगा, इट इज √3/2 0 0 0 0 1। यस, और बाकी जो मैट्रिसेस है वो इट इज 1 0 -1 0 1 -2 0 0 1 एंड दैट इज 1 0 1 0 1 2 0 0 1। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं लेफ्ट टू को ऑपरेट कर रहा हूं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1/2 ही मिलेगा। देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको शायद मिलेगा √3/2, एंड दिस आई थिंक विल गेट -1। जिन्होंने कैलकुलेट किया बताइएगा मैं सही वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं क्या। यस, नाउ दिस इनटू दिस जब मैं करूंगा तो इस बार अगेन मेरे को मिलेगा √3/2। नाउ दिस इनटू दिस आई थिंक आई गेट 1/2, एंड दिस इनटू दिस इस बार मिलेगा -2। अच्छा, लास्ट करेंगे तो 0 एंड देन अगेन 0 एंड देन अगेन 1, ये रिजल्ट आएगा। और इसको 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 1 से फिर ऑपरेट करना है। तो करने के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई थिंक अगेन आई गेट 1/2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो दिस टाइम अगेन आई गेट √3/2, एंड फर्स्ट रो लास्ट कॉलम। इस बार तीनों वैल्यू शायद आपको लिखनी पड़ेंगी, तो ये जो वैल्यूज आएंगी कैलकुलेट करने के बाद दे कम डाउन टू 1/2 प्लस √3, बिकॉज √3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, पूरा चलिए लिख लेता हूँ, और लास्ट में आएगा -1, कुछ ऐसा आने वाला है। और यहाँ जब करेंगे दिस इनटू दिस तो अगेन शायद आएगा √3/2। अच्छा, ये वाला माइनस है ना, आई एम सॉरी, हाँ माइनस साइन था। ओके, तो इसमें कोई चेंज होगा क्या, दिस इनटू दिस इनटू दिस दिस इनटू दिस माइनस आ जाएगा, दिस इनटू दिस, और कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जब करेंगे तो दिस इनटू दिस कोई चेंज नहीं होगा, इधर भी कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये माइनस हो जाएगा, और इधर करेंगे तो पहला प्लस रहेगा, ये फिर माइनस हो जाएगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। दिस इनटू दिस हम कर चुके हैं, नाउ दिस इनटू दिस करेंगे तो इस बार आपको मिलेगा 1/2, एंड दिस इनटू दिस करेंगे तो इस बार काफी वैल्यूज मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगी, √3/2, देन उसके बाद मिलेगा आपको प्लस 1/2 इंटू 2, एंड देन लास्ट में आपको मिलेगा -2 इंटू 1। यस, एंड देन लास्ट रो सेम रहेगा। तो ये दोस्तों फाइनल मैट्रिक्स आपको मिल गई, और हमारा जो एक्चुअल पॉइंट था जिसको हमको कन्वर्ट करना है, हमारा पॉइंट क्या है 2 5, और अगेन w की जगह 1 रख सकते हैं। अब दोनों को हम ऑपरेट करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आने वाला है, तो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, तो ओके दिस इनटू दिस, अगेन कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। लेट मी राइट 1 by 1 और फिर देख लेते हैं रिजल्टेंट वैल्यू पर कैसे पहुंच रहे हैं। तो देखने में वैल्यू सिंपल लगी थी, बट ये थीटा की वैल्यू जो है गड़बड़ करती है। ओके, तो लेट मी राइट 1 by 1, 1/2 इंटू 2 करूंगा पहला पार्ट, प्लस उसके बाद दिस इनटू दिस, तो लिखना चाहिए -3/2 √3/2 इंटू 5 करूंगा, और उसके बाद फिर प्लस करूंगा क्या, यही वाला थर्ड वैल्यू, सो 1/2 माइनस √3/2 इंटू 2 -1। सिमिलरली मैं सेकंड रो लिखूंगा √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस √3/2 प्लस 1/2 इंटू 2 -2 इंटू 1, और लास्ट तो 0 0 1 आने वाला है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आपको मिलेगा, ये जो है इंटू 5 है, और यहाँ पर 5 कहाँ से है, 5 इंटू, अच्छा जो पॉइंट अपने को रोटेट करना है। ओके, तो 1/2 से चला जाएगा, बचेगा 1/2 1/2 ओके सॉरी, ये दोनों ऐड हो जाएगा, बचेगा 3/2, और ये बचेगा सिर्फ √3, और ये बचेगा √3/2 इंटू 5 माइनस √3, तो 5/2 है और ये है √3, तो ये मेरे ख्याल से बच जाएगा 3/2 √3, बिकॉज एलसीएम आप लेंगे 2, तो 5 इंटू 3 इंटू 3 3 √3/2 बचेगा, और बाकी क्या बचेगा, जैसे मिलेगा 1 और इधर से मिलेगा 3/2, तो ये हो जाएगा 5/2 अगेन √3/3। वैल्यू हमारी इसमें क्या आ रही है, एग्जैक्ट भी आ रहा है। ओके, कैलकुलेशन देखिए एक बार चेक करनी पड़ेगी अपने को, बाकी आइडिया एकदम सेम ही है। इसकी चेक करें एक बार, यहाँ पर क्या अपने को 4 मिल रहा है क्या, तो इफ आई चेक दिस तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये -2 ये हो जाएगा, तो दैट इज 1, ये हो जाएगा -1, और तो ये हो जाएगा √3 प्लस 5/2 प्लस √3/2। कैलकुलेशन देखिए मेरे को ये लग रहा है, बट खैर आइडिया अगर आंसर अगर बी है तो बी ही आ रहा होगा। ऑफ कोर्स हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो की है कैलकुलेशन के अंदर।
है ना। मैं एक बार आंसर जरूर चेक कर लेता हूँ दोबारा, लेकिन नेट वालों के ऑप्शन का भी भरोसा नहीं है। ओके, हमारा आंसर एक्चुअली कैलकुलेशन में देख रहा हूं हमारा आंसर सही आ रहा है। तो ये जब पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं ना तो वैल्यू एक्जैक्टली नहीं आएगा, इट विल पॉइंट डाउन टू लाइक 1 पॉइंट समथिंग 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 और उसको राउंड करके -1 लिखा है। तो जब पूरा सॉल्व करेंगे ना तो एक्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, कोई बात नहीं सर, एक्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, करना आपको ऐसे ही पड़ेगा। लेकिन पॉइंट ये कि नेट में आप √3 की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे यार, है ना। तो या तो आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज़ आई थिंक नेट के अंदर तो कैलकुलेटर होता नहीं है, बट कैलकुलेशन हमारी ठीक है। ये पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर ये एक्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पूरा फॉर्मेटिंग करने के बाद अप्रोक्सीमेट जो क्लोजेस्ट वैल्यू था उसके हिसाब से राउंड करके आंसर निकाल रहा है। ठीक है, तो अपने को घबराना नहीं, हम सही कैलकुलेशन कर रहे थे। अगर मैं आपको बताऊं एक्जैक्ट जो वैल्यू आएगी, एक्जैक्ट वैल्यू आएगी 3 माइनस 3√3/2 और y की वैल्यू आएगी 7 प्लस √3/2। लेकिन अप्रोक्सीमेट करने के बाद -1 और 4 रिजल्ट निकाला जा रहा है ना। जी जी, तो हमारी कैलकुलेशन सही है, इसने गड़बड़ की है, इसको लिखना चाहिए था कि रिजल्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटेड आएगा। खैर, तो इस तरह के भाई क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन पूछा है अगेन जून 2016 में क्वेश्चन पूछा है। हालांकि इसमें मुझे एक अच्छी बात नजर आ रही है कि जो रोटेशन करना है वो करना है 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे रोटेशन करना बहुत आसान है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं सो दैट एक बार तो हमारे कोऑर्डिनेट सही है, हमें कॉन्फिडेंस है। तो पाइवट पॉइंट हमारे क्या है, px और py दोनों 2 है। तो इस बार मैं डायरेक्ट वैल्यू फिल कर रहा हूं। पहले आप ट्रांसलेट करेंगे तो 1 1 1 0 0 0 0 और आपको मिलेगा -2 करेक्ट। दूसरी बार सीधे लिख रहा हूं cos 90 माइनस sin 90 0 0 1 0 0 एंड दैट विल बी sin 90 एंड cos 90। और आखिरी काम जो अपने को करना है वो अगेन बैक ट्रांसलेट करना है, तो 0 0 0 0 एंड देन 2 कॉमा 2। बताइए वैल्यू फिल सही कर पा रहा हूं क्या, जो हमें इफेक्ट निकालना है। अच्छा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, वेरी गुड, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो लेट मी राइट 0 - 1 0 एंड दैट इज 1 0 0 0 0 1, ऐसा कुछ आ जाने वाला है और ये मैट्रिसेस सेम रहेंगी। तो अब अगर देखिए जल्दी से मल्टीप्लाई किया जाए, पहले फर्स्ट रो को कर रहा हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आई थिंक आपको 0 मिलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपको -1 मिलेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपको शायद -2 मिलेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपको 1 मिलेगा, सेकंड रो वैल्यू आपको आई थिंक दोबारा 0 मिलेगा एंड दिस इनटू दिस आपको -2 मिलेगा। अगेन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1। इसको दोबारा जो मैट्रिक्स है इससे एक बार ऑपरेट करना, यहां चेक कर लेते हैं। तो यहां देख लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये तो 0 हो जाएगा, -2 एंड -2 मेरे ख्याल से आ जाएगा -4। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इज 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यहां पर ऊपर मिलेगा +2 नीचे मिलेगा -2, बिल्कुल प्लस माइनस हो जाएगा 0 एंड नाउ दैट इज 0 0 1। ये रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा। अब आपका कोऑर्डिनेट क्या था, आपका कोऑर्डिनेट था 5 1 0, तो बताएं जरा रिजल्टेंट क्या आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये आ जाएगा -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आएगा 5 एंड आएगा 0। ये वैल्यू आ रही है क्या यार, नेट वाले क्या चाहते हैं, हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की मेरे को लग रहा है। एक कैलकुलेशन मिस्टेक शायद हमने नहीं की, एक सेकंड रुकिएगा, इसका मैं आंसर चेक कर लेता हूं एक बार। ये -4 शायद हमने गलत लिखा है, दिस इनटू दिस हम करेंगे अच्छा, ओ यस यस यस, यहां पर इसको 1 करेंगे करेक्ट, तो दिस इनटू दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा। नाउ दिस इनटू दिस इज -1 -5 आएगा फिर तो तब भी कहां मैच हो रहा है, एक मिनट रुको। दोबारा एक बार मैं चेक करता हूं, रुको, कोई तो गड़बड़ घोटाला हम कर रहे हैं जो हम सही वैल्यू नहीं लिख रहे। 1 0 1 0 0 -2 यस, उसका cos माइनस साइन और रोटेट करना है 90 डिग्री से, ये बिल्कुल सही लिखा हमने। एंड देन 1 1 1 0 0 0 ये हमने सही लिखा। ओके, वैल्यू यहां मैंने सही फिल की। एक बार अगेन अगर वैल्यू हम देख लें, ओके, तो cos 90 की वैल्यू 0 ही होती है, दोनों का जो sin 90 की वैल्यू 1 और -1 सही फिल की है। उसके बाद ये मैट्रिक्स अगेन सही है। अगर इसको मल्टीप्लाई किया मैंने दिस इनटू दिस तो 0 मिला, दिस इनटू दिस -1 मिला, दिस इनटू दिस -2 मिला, सही है। अभी दिस इनटू दिस करूंगा 1 मिलेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 0, इसको इधर मल्टीप्लाई किया -2 और लास्ट वाला तो 0 ही आना है और लास्ट में 1 आना है। इससे जब इसको ऑपरेट किया दिस इनटू दिस 0 मिला, नाउ दिस इनटू दिस -1 मिला, सही है, दिस इनटू दिस -1 यस एंड दिस इनटू दिस -2 एंड -2 -4 ही आएगा। इधर करेंगे तो दिस इनटू दिस करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 लिखा, इधर से इधर करेंगे तो अगेन 0 आएगा और इधर से इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस का और नीचे हो जाएगा माइनस का, तो 0 हो जाएगा। मैट्रिक्स तो मेरे ख्याल से हमने सही कैलकुलेट किए। यस, कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5 1, तो लास्ट में जब इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं तो दिस इनटू दिस तो पहला 0 हो गया, देन -1 -4 और फिर इसको इधर ऑपरेट किया तो आपको मिला 5 और मिला 1। तो हमारे हिसाब से जो वैल्यू आ रही है वो तो आ रही है -5 सॉरी -5 और +5 है ना।
बट वो तो आंसर मैच नहीं कर रहा है। एक सेकंड, एक और चीज देखते हैं। पॉइंट था 5,1, 5,1 लगभग इधर रहा होगा, और 5,1 को रोटेट किया है 90 डिग्री। ओके, अबाउट ए पॉइंट 2,2। ओके, तो ये लगभग लगभग इधर कहीं आना चाहिए। 3,5 आना तो इधर ही चाहिए यार, है ना। और हमारा जो आंसर आ रहा है -5 -5। ठीक है भाई, इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं हम कहां कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हैं। हालांकि पुराने जो क्वेश्चन में सॉल्व किया तो कैलकुलेशन सही है। यस, आप में से कोई फॉलो कर पा रहे हैं क्या कोई गड़बड़ इसके अंदर? हमने जो किया है उसमें क्या चेंज है? अच्छा, हमारा माइनस हो रहा है, आपका प्लस हो रहा है, और वो कैसे? दिस इनटू दिस आप करेंगे तो हमारा माइनस आया। अच्छा, आपका प्लस कैसा आया? ये मैट्रिक्स एकदम सेम है। ये इधर आपने माइनस के लिखा, ये तो स्टार्टिंग में होगा ना। ये जो आपने लिखा है ये लास्ट में क्यों लिखा? ये तो बैक ट्रांसलेशन तो लास्ट में तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। कोई बात नहीं, अपन इसको चेक करेंगे। आंसर तो इसका ये है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कभी कभी लगातार एक काम करते हैं तो समझ नहीं आ रहा होता। ठीक है, एक बार इसको दोबारा चेक करेंगे। एक दो प्रॉपर्टी अपने को अगेन देखनी है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। एक ये क्वेश्चन देखिए थ्योरेटिकल, लुक एट दिस क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी, अगर एडिशनल करना है आपको तो कहां मल्टीप्लिकेशन कहां एडिशन कर सकते हैं। एक बार देखिएगा इसमें से कौन सी बात सही है। क्या अगर मल्टीपल ट्रांसलेशन करने हैं तो कैन वी गो फॉर एडिशन? यस, अभी 2 मिनट पहले हमने इस बात को समझा है, अगर आपको याद हो तो। इन केस ऑफ मल्टीपल ट्रांसलेशंस, यस, टोटल रिजल्ट को एडिशन की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसको हम डिस्कशन कर रहे थे। तो दिस एंड दिस, यस, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एडिशन। इवन यहाँ एडिशन है, जब स्केलिंग की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और रोटेशन पे भी हमने देखा दैट इट वर्क्स गुड वेल विद एडिशन, है ना। तो अगेन अगर मैं यहाँ पर जाकर दोबारा चेक करूं तो किसके साथ कौन कौन सा प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है, दिस वन। तो इसमें बोला एडिशन हो सकता है, रोटेशन में एडिशन हो सकता है, स्केलिंग में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मेरे ख्याल से तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। एक बार देखिए, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहां पे अगेन जो आपको आंसर करना होगा, किस पे करना होगा? प्रॉपर्टी पे करना होगा। ओके, आफ्टर डूइंग दिस एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर और है, उससे ज्यादा नहीं है, बट एक दो बार क्वेश्चन पूछा है तो एक बार थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देता हूँ। रोटेशन है, रोटेशन है, और मेरे ख्याल से रिलेशन तो कुछ होता नहीं है ना, तो वो मिसप्रिंट है। तो एक्चुअली वो क्या होना चाहिए? रोटेशन होना चाहिए। या अगेन मान लीजिए हम तो सॉल्व कर रहे हैं रोटेशन के हिसाब से कर रहे हैं। क्या रिलेशन नाम का कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा है क्या मेगा जी? तो वो तो कुछ होता भी नहीं है ना। तो अगेन रोटेशन के रिस्पेक्ट में देखें तो ऑब्वियसली बात सही हो सकती है। अच्छा, अब एक आइडिया यहाँ पर समझना है अपने को, व्यू पाइपलाइनिंग क्या होता है, तो मैं ब्रीफ कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे, उसके ऊपर डेरिवेशन भी अपने को करना है। व्यू पाइपलाइनिंग क्या है? देखिए, एक प्रॉब्लम होती है क्या, जब भी हम कोई बड़ा व्यू देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ इस इमेज से आप इसको बेटर तरीके से समझ सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप एक पिक्चर क्लिक करते हैं, या इसको क्रॉप वाला आइडिया भी बोल सकते हैं। एक बड़े पिक्चर के अंदर क्या आप सब कुछ कर पा रहे होते हैं, या स्पेसिफिक विंडो के अंदर जितना आ रहा होता है सिर्फ वही हमारा व्यू पॉइंट होता है ना। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। तो अब टोटल इमेज क्या था उससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें से हमें एक व्यू पॉइंट निकालना होता है। दूसरी पॉइंट क्या है कि जब आप इसको एक ग्राफिक सिस्टम से किसी दूसरे ग्राफिक सिस्टम में ट्रांसमिट करते हो, सेंड करते हो, इसको बोलते हैं वर्ड कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं डिवाइस कोऑर्डिनेट। वर्ड कोऑर्डिनेट मतलब ये मान लीजिए रियल व्यू था आपका, जिसमें से एक विंडो आपने क्लिक कर लिया, क्रॉप कर लिया। अब हर डिवाइसेस के क्या कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हो सकते हैं, सोचिए। जी हाँ, तो अब आपको क्या समझना है कि कैसे इस विंडो को पहले तो आप समझेंगे, और कैसे नॉर्मलाइज करके यहां पर आप देखेंगे कि इसका लेंथ, इसका ब्रेथ क्या है, उस हिसाब से आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। बिकॉज जब आप मल्टीपल टाइम ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या हो सकता है हर डिवाइस का अपना इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम हो। जी हाँ, और उसकी वजह से जब आप दूसरे डिवाइस के अंदर उसको फिट करते हैं तो वो आपको पहले से ख्याल रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कभी आपने फील किया हो, कभी कभी जब आपको इमेज डाउनलोड करेंगे, है ना, और डाउनलोड करके साइज आपको अलग नजर आ रहा होगा, लेकिन जब आप उसको किसी वर्ड या पीपीटी फाइल में इंसर्ट कराते हैं तो साइज अचानक बहुत बड़ा है, बहुत छोटा लगने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, और बहुत बड़ा जाता है उसको आपको रिड्यूस करना पड़ता है, बहुत छोटा है तो उसको आपको बड़ा करना पड़ता है। इसका मतलब वो जो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो सेम थे, अलग थे। जहां से आपने डाउनलोड किया वो एक अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम था, और जहां पर अभी आप उसको जिस भी सॉफ्टवेयर के अंदर रख रहे हैं वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहां पर अपने को करना क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन करना होता है। तो पहले इसको हम एक नॉर्मलाइज स्ट्रक्चर पे लाते हैं, और उसके बाद इस डिवाइस के हिसाब से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो ऑल्दो डेरिवेशन में ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप अगर चाहें तो थोड़ा सा होमवर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से बात आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट क्लास में साइड को हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। और उसके बाद जो हमारे पॉलीगन या जो क्लिपिंग आइडियाज हैं, पॉइंट क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग एंड लाइक पॉलीगन क्लिपिंग, उस पर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगली क्लास जो आपकी होगी ग्राफिक्स की, वो कब होने वाली? मंडे 1.5 को 1.55। देखिए, जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता ना, ऐसा लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं भेज सकते। हमने तो बाकायदा डेरिवेशन किया है ना। अगर मैं आपको px y की या xw की बात भी करूं, हमने समझा ना वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो सकता है। तो w होता है तो मैं करूंगा तो कोऑर्डिनेट भी मेरे चेंज हो जाएंगे। ऐसा जुगाड़ नहीं करना, देखेंगे क्या गलती है उसे सुधारेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूं कि कहां हम गड़बड़ कर रहे हैं या क्या सही तरीके से सोचना चाहिए। चलिए।